तो स्वागत है मेरे इस नए एपिसोड में। तो मैं आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो जाता है उसके रिवोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यह जो इमरजेंसी है जो कि प्रोक्लेम किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया सकता है एनी टाइम। सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ऐसे प्रोक्लेमेशन जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेती है। फर्दर लेकिन द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेज। प्रेसिडेंट कब रिवोक करेगा, कब कैंसिल करेगा इस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को? जब लोकसभा पासेस करेगी एक रिजोल्यूशन जो कि डिसअप्रूविंग करता है उसके कंटिन्यूएंस को। जब लोकसभा पास कर देगी रिजोल्यूशन तब उसके बाद ही करेगा रिवोक अगेन। उसके बाद यह दिस सेफगार्ड आवाज इंट्रोड्यूस। यह जो ऐसा सेफगार्ड जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐसा जो है सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले बिफोर द अमेंडमेंट ए प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय हिज ओन। इसके पहले जो है यह जो प्रोक्लेमेशन है इसको रिवोक प्रेसिडेंट अपने आप खुद से ही कर सकता था। उसके वह लोकसभा के कंट्रोल के अंदर नहीं था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है आल्सो प्रोवाइडेड करता है कि दैट they where 1/10 of the total number of members of the Lok Sabha give a notice written notice to the House। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये भी कहता है कि 1/10 टोटल नंबर जो है मेंबर्स के लोकसभा के, उसके 1/10 जो है रिटन नोटिस देंगे स्पीकर को या प्रेसिडेंट को कि वह जो है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का रिवोकेशन कैंसिलेशन होना चाहिए। या एक और चीज़ है कि ए स्पेशल सीटिंग ऑफ द हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 days फॉर द पर्पज ऑफ। या जब हाउस मतलब सेशन में ना हो उस समय पे क्या होता है कि एक स्पेशल सीटिंग कराया जाता है हाउस का, शुड भी जो कि हेल्ड होता है विद इन 14 दिन के अंदर। किस पर्पज से? तो फॉर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। मतलब 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सीटिंग बैठता है हाउस का उस प्रोक्लेमेशन के रिवोकेशन के लिए, डिसअप्रूविंग करने के लिए। ए रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम ए रिजोल्यूशन अप्रूविंग। जो रिजोल्यूशन है डिसअप्रूवल का और जो रिजोल्यूशन है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन का, वह दो तरीके से, दो रिस्पेक्ट से है। पहला, जब डिसअप्रूवल का होना चाहिए, जब डिसअप्रूवल चाहिए होता होगा तब लोकसभा जो है पास्ट करेगा। फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द, पहले वह लोकसभा से पास होगा यदि डिसअप्रूवल करना होगा तब। वाइल लेकिन जब कंटिन्यूएशन चाहिए तो वह केवल क्या करेगा, सेकेंड वन नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। लेकिन जब कंटिन्यूएशन चाहिए तो दोनों हाउसेज से पास होना पड़ेगा। जब केवल डिसअप्रूवल चाहिए तो फर्स्ट वन इज टू बी अडोप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन जब उसका कंटिन्यूएशन चाहिए तो यह जो है क्या मांगेगा, स्पेशल मेजोरिटी मांगेगा। अब नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है कि वह सेंटर स्टेट के रिलेशन पर प्रभाव करता है। दूसरा इफेक्ट है कि वह जो है लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पर प्रभाव करता है। और तीसरा ये है कि यह जो है फंडामेंटल अधिकार पर इफेक्ट करता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर कैसे यह इफेक्ट करता है? तो जब यह इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन फोर्स में आता है तब क्या होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है 3 तरीके से इफेक्ट होता है। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव एंड तीसरा फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव में यह होता है कि सेंटर जो है स्टेट पर किसी भी मैटर पर फोर्स कर सकता है अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को। लेजिस्लेटिव में ये होता है कि सेंटर जो है
सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी बिल्स, जितने भी लॉज होते हैं वो बना सकता है बिना किसी प्रायर परमिशन के, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम केवल लोकसभा ही जो है, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी पार्लियामेंट के हाउसेज हैं वहीं केवल वर्क करते हैं, इसलिए यहीं लेजिस्लेटिव का इफेक्ट होगा। और फाइनेंशियल इफेक्ट में ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है कैन आइदर कम कर सकता है या कैंसिल कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर से स्टेट में, फाइनेंस का ट्रांसफ़र या को कम कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम लोग नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, जब वह नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में आ जाता है, तो एट दैट पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम लोकसभा का एज जो है नॉर्मल टर्म से बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया जाता है जब तक वह इमरजेंसी लागू रहता है। लेकिन जब वह इमरजेंसी हट जाता है तो उसके 6 मंथ के अंदर अंदर वह जो है डिसॉल्व हो जाएगा लोकसभा। लेकिन यदि नहीं रहता है तो 1 साल तक के लिए वह बढ़ सकता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि जो 5th लोकसभा का पूरा टर्म था वह 1971 से 1975 तक 77 तक था, जो कि 6 साल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को के रीजन बताकर। तो वह इसी तरह हुआ था। इसी तरह पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकता है नॉर्मल टेन्यूर जो स्टेट असेंबली का होता है 5 साल, उसको भी 6 साल कर सकता है यदि वह उसके लास्ट के फेज में वह नेशनल इमरजेंसी लगा होगा तब। एंड द थर्ड इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है तो आर्टिकल 358 डील्स 358 के तहत जो आर्टिकल 19 जो गारंटीड किया गया फंडामेंटल राइट्स में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और आर्टिकल 359 के तहत जो जितने भी आर्टिकल्स जितने भी दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन जब यह जो है फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी जब लागू हो जाता है उसके बाद जब आर्टिकल 358 अपना एक्शन पे आ जाता है, जब इन्फोर्स कर दिया जाता है, उस टाइम स्टेट जो है कोई सा भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शंस को ले सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब यह इमरजेंसी सीज हो जाता है उसके बाद जो इफेक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस के द्वारा वह जो है क्या होगा, बंद हो जाएगा, इफेक्ट उसका बंद हो जाएगा। इसी के तहत 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 358 के स्कोप को 2 तरीके से। पहला में ये होता है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा केवल 2 अवसर पर, जब वह नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगता है तब। यदि वह आर्म रिबेलियन के कारण लगता है तो वह जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। सेकेंडली ओनली तब सस्पेंड होगा जब वह those laws who are related with the emergency are protected from being challenged। केवल वैसे कानून जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं वहीं केवल चैलेंज किए जा सकते हैं, कोई दूसरे नहीं। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359, इसके तहत क्या होता है कि जितने भी दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि वो प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर देते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाने का जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका राइट है वो रहता है, लाइव रहता है, लेकिन उसके थ्रू जो है जस्टिस पाना सस्पेंड हो जाता है। इसी कारण 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत क्या किया गया था कि आर्टिकल 359 में 2 तरीके निकाले गए थे। पहला था कि प्रेसिडेंट का नॉट सस्पेंड, प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा जो अधिकार पाना है, कोर्ट जाना है, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 20 में जो है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस,
और दूसरा आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसके कारण यह दो को छोड़कर बाकी सारे जितने भी हैं फंडामेंटल राइट्स उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। उस दूसरे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं एक्सेप्ट 20 और 21 को छुड़ाकर। आर्टिकल 358 एंड 359 के डिस्टिंक्शंस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं आप सबको और भी वीडियोस देता रहूँ, बनाता रहूँ, ताकि आप सबका भी नॉलेज हो। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।